नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र चौहान और ट्रू हिस्ट्री प्रोजेक्ट की हमारे अमर क्रांतिकारी सीरीज में आप देख रहे हैं नासिक में जन्मे अमर क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर के संघर्ष की वीर गाथा का तीसरा भाग। मदनलाल ढींगरा द्वारा करजन वायली की हत्या के बाद सावरकर और इंडिया हाउस के बाकी क्रांतिकारियों के लिए लंदन में रहना मुश्किल था। इस समय चारों ओर से मुसीबतें सावरकर परिवार को घेर रही थी। बड़े भाई बाबा राव को काले पानी में उम्र कैद की सजा हो गई थी, जबकि छोटे भाई बल नासिक में पुलिस के निशाने पर थे। विनायक लंदन में पुलिस से बचते फिर रहे थे। विनायक ने लंदन छोड़ दिया और 29 जुलाई 1909 को लंदन से कोई 50 किलोमीटर दूर दक्षिण में समंदर किनारे बसे शहर ब्राइटन आ गए। यहाँ एक दिन वो अपने मित्र निरंजन पाल के साथ समंदर के किनारे पर बैठे थे। निरंजन पाल कांग्रेस के गरम दल के नेता बिपिन चंद्र पाल के पुत्र थे और बाद में वो फिल्म लेखक और बॉम्बे टॉकीज के मालिकों में से एक बने। इस समय के बारे में बाद में निरंजन ने लिखा, इस समय सावरकर एक गीत गुनगुना रहे थे। उसकी रचना करते हुए वो गा भी रहे थे। ये एक मराठी गीत था जो भारत की दयनीय दास्ता का वर्णन करता है। सब कुछ भूलकर सावरकर गाते रहे। नेमज सीने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला भूमातेच्या चरण तला तुझ धूता मी नित्य पाहिला होता मज बदलासी अन्य देशी चल जाऊ सृष्टीची विविधता पाहू तई जननी हृद विरह शंकितची झाले परितुवा वचन तिज दिथले मार्गज्ञ स्वये मीच पृष्ठीवाहीन त्वरितया परत आणीन विश्वसलो या तव वचनी जगदनुभव योगे बनुनी तव अधिक शक्त उद्धरणी येईन त्वरे कथुनी सोडिले तिजरा सागरा प्राण तळमळला। यह गीत निर्वासन में जी रहे हर क्रांतिकारी और देशभक्त का गीत है। इस गीत को आज भी मराठी भाषा के सर्वश्रेष्ठ देशभक्ति गीत का दर्जा प्राप्त है। ये एक विडंबना है कि जब ऑल इंडिया रेडियो के लिए स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने इस गीत को लता और आशा जैसे गायकों की आवाज में रिकॉर्ड किया, तो हृदयनाथ को कुछ ही दिन बाद नौकरी से हाथ धोना पड़ा। दिसंबर 1909 में ही सावरकर को न्यूमोनिया हो गया और उन्हें वेल्स के सेनेटोरियम में भर्ती होकर इलाज कराना पड़ा। इधर भारत में सावरकर द्वारा पहुंचाए गए हथियार चुप नहीं बैठे थे। नवंबर 1909 में जब भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो रजवाड़ों के दौरे पर थे, तो अहमदाबाद में रायपुर दरवाजे के पास उनके काफिले पर 2 बम फेंके गए। एक बम तो एक सैनिक की तलवार से छिटक कर दूर जा गिरा
पर दूसरा बम वायसरॉय की बग्घी के छत्र पर लगा और सड़क के किनारे फटा, जिससे एक सफाई कर्मचारी की मौत हो गई। वायसरॉय तो बच गए, पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी पकड़े गए। इन क्रांतिकारियों से संपर्क के आधार पर सावरकर के छोटे भाई नारायण राव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कोई सबूत न मिलने पर उन्हें छोड़ना पड़ा। दूसरी और ज्यादा असरदार घटना सावरकर के गृहनगर नासिक में हुई। यहां 21 दिसंबर 1909 को नासिक के विजयानंद थिएटर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आर्थर मेसन ट्रिपेट्स जैक्सन या AMT जैक्सन का विदाई समारोह मनाया जा रहा था। जैक्सन ने मराठी और संस्कृत सीखी थी और हिंदुओं से बातचीत में उनका दावा हुआ करता था कि वो पिछले जन्म में एक ब्राह्मण थे और इसीलिए भारत से इतनी मोहब्बत करते थे। लेकिन क्रांतिकारियों के लिए वो बहुत सख्त थे और किसी भी मामले में अंग्रेजों का ही पक्ष लेते थे और उन्हें बंबई के कमिश्नर के रूप में अभी अभी प्रमोशन मिला था। शाम का वक्त था और थिएटर में संगीत शारदा नामक मराठी नाटक का मंचन चल रहा था। नाटक के बीच के मध्यांतर यानी इंटरवल के दौरान जैक्सन के सम्मान में धन्यवाद और भाषण वगैरह होने थे। इस कार्यक्रम में जब जैक्सन लोगों से बातचीत कर रहे थे तो 9:45 पर अचानक एक युवा क्रांतिकारी ने अपने कोट की जेब से किताब और उसमें से ब्राउनिंग पिस्तौल निकालकर 4 गोलियां जैक्सन के सीने पर दाग दी। जैक्सन की मौके पर ही मौत हो गई। जैक्सन को गोली मारने वाले थे रत्नागिरी में पैदा हुए और औरंगाबाद में पढ़े 18 साल के अनंतराव लक्ष्मण कन्हेरे। उनका इरादा खुद को गोली मारने का था ताकि संगठन का भेद न खुले, लेकिन पुलिस अधिकारी पालशीकर और पूर्व DSP मारुतराव तोरडमल ने उन पर बेटन से हमला कर दिया। इस कारण कन्हेरे बाकी गोलियां नहीं चला सके और ना ही जहर की वो पुड़िया खा सके जो वो साथ लाए थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जल्दी ही उस दिन अपनी पिस्तौलों के साथ आए कृष्णजी गोपाल कार्वे और विनायक नारायण देशपांडे को भी पुलिस ने पकड़ लिया। तीनों क्रांतिकारी सावरकर के अभिनव भारत संगठन के सदस्य थे। 2 दिन बाद सावरकर के छोटे भाई नारायण राव को फिर से शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में यातनाएं दी गई। 29 मार्च 1910 को बंबई उच्च न्यायालय ने कन्हेरे, कर्वे और देशपांडे को फांसी की सजा दी, जबकि अभिनव भारत के ही सोमन, वामन और गनु को उम्र कैद की सजा दी गई। साथ ही दत्तू को 2 साल और नारायण राव सावरकर को 6 महीने की सजा सुनाई गई। 19 अप्रैल 1910 को सुबह 7 बजे कन्हेरे, कार्वे और देशपांडे को ठाणे जेल में फांसी दे दी गई। नासिक में हुई घटनाओं का जब सावरकर को पता चला तो वो वेल्स के सेनेटोरियम में न्यूमोनिया का इलाज करा रहे थे। वो समझ गए कि अब इंग्लैंड में रहना मुश्किल होगा। 5 जनवरी 1910 को वो पेरिस आ गए और रियो मॉन्टेन में मैडम भीखाजी कामा के घर पर रहने लगे। कोई 2 महीने बाद पेरिस में ही उन्होंने नासिक कॉन्स्पिरेसी केस के क्रांतिकारियों के मुकदमे और अभिनव भारत संगठन के पुलिस द्वारा दमन की खबरें पढ़ी। उन्हें लगने लगा कि इस तरह अलग थलग रहने से क्रांति की मशाल बुझ सकती है। उन्होंने लंदन वापस जाने का फैसला किया। श्यामजी वर्मा, सरदार सिंह राणा और मैडम भीखाजी कामा ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माने और 13 मार्च 1910 को सुबह 7 बजे बोट ट्रेन से विक्टोरिया स्टेशन पहुंचे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनका पीछा किया जा रहा है, पर उन पर कोई मुकदमा नहीं था
और वो आत्मविश्वास से भरे थे। लेकिन सावरकर को पता नहीं था कि नासिक के स्पेशल जज लॉर्ड मॉन्टगोमरी ने लगभग 2 महीने पहले ही 18 जनवरी को उनके खिलाफ राजद्रोह, गैरकानूनी ढंग से हथियार इकट्ठा करने और बांटने, नासिक के कलेक्टर की हत्या में लिप्त होने और सरकार विरोधी भाषण देने के आरोप तय कर उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए थे। 22 फरवरी 1910 को लंदन में बॉय स्ट्रीट मजिस्ट्रेट कोर्ट के न्यायाधीश ने भी उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था और अब लंदन पुलिस उनकी ताक में थी। जैसे ही सावरकर ट्रेन से बाहर निकले, स्कॉटलैंड यार्ड के चीफ इंस्पेक्टर जॉन मैकार्थी और इंस्पेक्टर पार्कर चिल्लाए, यह रहा। सावरकर सारा मामला समझ गए। उन्होंने कहा, हाँ मैं सावरकर हूं। उन्हें रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में लाया गया और बंबई हाई कोर्ट का गिरफ्तारी वारंट पढ़कर सुनाया गया। उनके बक्से से क्रांतिकारी साहित्य मिला। रात को पुलिस हिरासत में रखने के बाद उन्हें अगले दिन बॉय स्ट्रीट पुलिस कोर्ट में चीफ जस्टिस सर अल्बर्ट ड रटजेन की अदालत में पेश किया गया। 7 दिन पुलिस रिमांड पर भेजने के बाद उन्हें 20 मार्च को ब्रिक्सटन जेल भेज दिया गया। कोई 8 महीने पहले मदनलाल ढींगरा को भी इसी जेल में रखा गया था। जेल में वीवीएस अय्यर, वीरेन चट्टोपाध्याय और डेविड गार्नेट उनसे मिलने आए। महीने भर बाद भारत सरकार की ओर से भेजे गए सावरकर के मुकदमे से जुड़े दस्तावेज लंदन पहुंचे। इंडिया हाउस में रहने वाले रसोइये चतुर्भुज अमीन, 25 वर्षीय इंजीनियर कोरेगांवकर और चंजेरी रामाराव भारत में पुलिस की यातना से टूटकर सरकारी गवाह बन गए थे। नासिक के एक पुलिस इंस्पेक्टर जफर अली ने सावरकर के 4 साल पुराने भाषण को याद कर बयान दिया कि सावरकर बरसों से हथियारों को इकट्ठा कर अंग्रेजी राज का तख्ता पलटने की बात करते रहे थे। 12 मई 1910 को सावरकर को भारत भेजने और भारत में ही मुकदमा चलाने का फैसला दिया गया। सावरकर ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की, पर 4 जून 1910 को चीफ जस्टिस लॉर्ड एल्वरस्टोन ने सावरकर के भारत प्रत्यर्पण के फैसले को सही ठहराया। अपीली अदालत ने भी सावरकर के भारत प्रत्यर्पण का फैसला बरकरार रखा। 29 जून 1910 को ब्रिटेन के गृह राज्य सचिव और भविष्य के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने सावरकर को भारत ले जाने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके 2 दिन बाद 1 जुलाई 1910 को कर्जन वायली की हत्या के ठीक 1 वर्ष बाद इंग्लैंड के टिलबरी बंदरगाह से सावरकर को लेकर एसएस मौर्य जहाज रवाना हुआ। उनकी निगरानी की जिम्मेदारी उप सर्वेक्षक पावर और पार्कर तथा 2 भारतीय हवलदारों मोहम्मद सिद्दीक और अमर सिंह को सौंपी गई। लेकिन सावरकर ब्रिटिश कैद से भागने के लिए प्रतिबद्ध थे। यात्रा के दौरान ब्रिटिश पुलिस उन्हें हर समय घेरे रहती। सावरकर को यात्रा के दौरान किसी भी यात्री से बात करने की इजाजत नहीं थी। 7 जुलाई को जहाज फ्रांस में मार्से के तट पर पहुंचा। मैडम कामा और वीरेंद्र चट्टोपाध्याय उनकी तलाश में आसपास ही भटक रहे थे। अगले दिन 8 जुलाई को सुबह करीब 6:15 बजे सावरकर जहाज की टॉयलेट के 1 फुट चौड़े गोल रोशनदान में से किसी तरह अपने शरीर को मोड़कर निकालकर समंदर में कूद गए और किनारे की तरफ तैरने लगे। करीब 12 से 15 मिनट तैरकर वो किनारे पहुंचे और जमीन पर 200 गज तक दौड़े। तब तक ब्रिटिश पुलिस के हवलदार फ्रेंच जमीन पर उन्हें पकड़ने के लिए पीछे भाग रहे थे। जाहिर है कि सावरकर के पास पैसे नहीं थे और वो टैक्सी नहीं कर सके। उन्हें लेने आए वीरेन चट्टोपाध्याय और मैडम कामा उन्हें ढूंढ नहीं सके और आसपास मौजूद
जिस फ्रेंच तटरक्षक अधिकारी से उन्होंने राजनीतिक शरण के लिए मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने की गुहार लगाई, वो अंग्रेजी नहीं जानता था। पीछे से पुलिस को चिल्लाते देख उस अधिकारी ने सावरकर को पकड़ने में ब्रिटिश पुलिस के हवलदारों की सहायता की और ब्रिटिश पुलिस उन्हें फिर से कब्जे में लेकर वापस जहाज पर ले आई। अगले दिन जहाज की मरम्मत पूरी हो गई और सावरकर की यात्रा फिर से शुरू हो गई। 8 दिन के सफर के बाद जहाज ने अदन के तट पर लंगर डाला और यहाँ से सावरकर को एक दूसरे जहाज सेलसेट में 4 बाई 4 स्क्वायर फीट की एक बहुत ही छोटी सी पिंजरे नुमा कोठरी में डाल दिया गया। वो बेड़ियों में जकड़े हुए 22 जुलाई को बंबई के तट पर उतरे। उसी दिन उन्हें नासिक जेल भेज दिया गया। सावरकर द्वारा जहाज से भागने की कोशिश के बाद उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने फ्रेंच भूमि पर गिरफ्तार किया था। बिना फ्रेंच अधिकारियों की इजाजत के फ्रेंच भूमि पर की गई इस गिरफ्तारी से फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एक राजनयिक संकट खड़ा हो गया। सावरकर जब फ्रेंच अधिकारियों से शरण मांग रहे थे तो उन्हें ब्रिटिश जेल दी गई थी। फ्रांस के समाजवादियों ने इसे शरण लेने के अधिकार और फ्रेंच संप्रभुता का क्षरण बताया। सावरकर के नासिक जेल पहुंचने के अगले दिन लंदन में फ्रेंच राजदूत पॉल कोम्बो ने सावरकर के प्रत्यर्पण की मांग की। ब्रिटेन ने हील हवाले के बाद इससे साफ इनकार कर दिया। फ्रांस इस मामले को द हेग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले गया और सारे यूरोप में यह मामला चर्चा का विषय बन गया। सावरकर की तरफ से मुकदमा लड़ने वालों में कार्ल मार्क के नाती शामिल थे। इधर बंबई की एक विशेष अदालत में सितंबर 1910 से सावरकर पर एक साथ 3 मुकदमे शुरू हुए। पहला राजद्रोह, दूसरा हथियार इकट्ठा करना और सप्लाई करना और तीसरा नासिक के कलेक्टर की हत्या में शामिल होना। उन्हें बंबई के डोंगरी किले में 1804 में बनाई गई डोंगरी जेल में रखा गया। उन पर नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में कलेक्टर जैक्सन की हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल को सप्लाई करने का आरोप था। सावरकर ने कहा कि वो भारतीय कानून की अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं और किसी भी तरह के बचाव, बयान या सबूत देने से उन्होंने इनकार कर दिया। सरकार ने इंडिया हाउस के रसोइये चतुर्भुज अमीन को गिरफ्तार कर लिया था और वो वादा माफ गवाह बन गए थे। 23 दिसंबर 1910 को अदालत ने सावरकर की सारी संपत्ति जब्त करते हुए उन्हें आजीवन अंडमान जेल में कारावास की सजा सुनाई। फिर 30 जनवरी 1911 को उसी अदालत ने कहा कि चूंकि सावरकर ही जैक्सन की हत्या के लिए क्रांतिकारियों को उकसाने का काम कर रहे थे, इसीलिए उन्हें एक और उम्र कैद दी जाती है। दोनों सजाएं एक के बाद एक चलनी थी। इस समय उम्र कैद का मतलब था 25 साल की जेल। इस तरह सावरकर को कुल 50 साल काले पानी की सजा हुई। उनकी रिहाई की तारीख थी 24 दिसंबर 1960। सजा सुनकर सावरकर ने जज से कहा, मैं बिना शिकायत आपके कानून की सबसे सख्त सजा भोगने को इसलिए तैयार हूँ क्योंकि मेरा विश्वास है कि कष्ट और बलिदान से ही हमारी मातृभूमि शीघ्र नहीं तो निश्चित तौर पर विजय के लिए अग्रसर होगी। उधर द हेग में अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने 24 फरवरी 1911 को अपने फैसले में कहा कि सावरकर के ब्रिटेन से फ्रांस प्रत्यर्पण की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही इस निर्णय की प्रति भारत पहुंची, सावरकर को विशेष कैदी के कपड़े पहनाए गए और लोहे का एक सरिया उनके गले में डाल दिया गया। इस गोल सरिये पर उनकी आज़ादी का दिन अंकित था, 24 दिसंबर 1960। डोंगरी जेल में एक दिन सावरकर की पत्नी यमुनाबाई और छोटे भाई नारायण राव उनसे मिलने आए। सावरकर ने कहा
हमने अपने खाना बनाने के बर्तन तोड़ डाले हैं, जिससे आने वाले समय में देश के हजारों लोगों पर नियति प्रसन्न हो। कुछ दिनों बाद सावरकर को बायकुला जेल शिफ्ट कर दिया गया और उसके बाद ठाणे जेल। सावरकर की सारी संपत्ति को कुर्क कर लिया गया और कुर्की से मिले 27,000 रुपयों को सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया। उनके ससुर की भी संपत्ति जब्त की गई, यहाँ तक कि उनकी पत्नी को खाना बनाने के बर्तन ले जाने की भी इजाज़त नहीं मिली। जेल में सावरकर से उनका चश्मा और छोटी सी गीता की प्रति को भी जब्त कर लिया गया। बाद में उन्हें चश्मा और गीता की प्रति सरकारी संपत्ति के तौर पर लौटा दी गई। 25 जून 1911 को सावरकर को ठाणे जेल से मद्रास ले जाया गया। उनके हाथ में एक प्याला, लोहे की एक तश्तरी, बगल में एक कंबल, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां थी। 2 दिन बाद 27 जून 1911 को सावरकर को एक सबसे खतरनाक कैदी के रूप में SS महाराजा नाम के जहाज पर मद्रास से अंडमान के लिए रवाना कर दिया गया।